हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस। और मैं आपके एजुकेटर मेंटर नचिता और आप देख रहे हैं निर्माण क्लासेस। और मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है आप सभी भी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आई होप। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक है रेस्पिरेशंस इन द एनिमल्स। रेस्पिरेशंस इन द एनिमल्स का टॉपिक करने से पहले मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि कल जब हमने टॉपिक किया था, यानी कि चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस इन एनिमल, एनसीईआरटी 7 क्लास की और क्यूरियोसिटी बुक है। ठीक है, तो हमने चैप्टर के अंदर बेटा किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो था उसके अंदर हमने एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम किया। सबसे पहले तो एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पूरा जो सिस्टम होता है माउथ से लेके एनएस तक का, वो 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है जाके अपना पहला वीडियो कंप्लीट करे और फिर आगे का प्रोसेस समझे। ठीक है, चलो, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, तो पहला पॉइंट ये आता है हमारे पास कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, अब दो प्रोसेस है हमारे पास, एक रेस्पिरेशन एक ब्रीदिंग। दोनों सेम है, सेम इन द सेंस सांस लेने से रिलेटेड है दोनों ही। ठीक है, कल जब हमने वीडियो खत्म की थी उस टाइम पे मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी रेस्पिरेशन की। किसी बच्चे को याद है तो एक बार जरूर बताएं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की एक होता है, हमने बोला था कि भाई सांस लेना और सांस छोड़ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं और रेस्पिरेशन क्या होता है। तो दोनों डिफरेंस प्रोसेस होती है बेटा। सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, इनहेल एक्सेल प्रोसेस के अंदर हमें ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, जबकि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, हम O2 को अंदर लेते हैं। O2 अंदर लेने का मतलब क्या हुआ? जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है, ये O2 अंदर जो हमारा फूड है उस फूड में से ग्लूकोज को तोड़ती है। ग्लूकोज को तोड़ने का मतलब क्या हुआ? उस फूड में से एनर्जी प्रोवाइड करवाती है हमारे शरीर को। उस एनर्जी से क्या होता है, हमारे शरीर की जो बॉडी की एक्टिविटी होती है, चलना खेलना फिरना, दिमाग की एक्टिविटी, जो भी प्रोसेस होता है वो हमारा शरीर करता है। और इसी प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू enables energy are called respiration। देखो, पहले कल हमने ये डेफिनेशन ऊपर आप लोगों को पढ़ाई थी। हाँ, ये रही। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कन्वर्टेड होता है, तो किस में हो जाते हैं कन्वर्टेड? यूजेबल्स एनर्जी के अंदर। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे आज हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशंस इन द एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। वी लर्न इन ग्रेड 6 चैप्टर लिविंग क्रिएचर एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल लिविंग बीइंग रेस्पायर। ये जो 6th क्लास की चैप्टर है लिविंग क्रिएचर्स, इसके अंदर 6 लाख की जो बुक है लिविंग क्रिएचर्स, उसके अंदर एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके अंदर आप लोगों ने जो लिविंग बीइंग्स हैं उसमें पढ़ा था कि जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो सभी रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द सेम इन ऑल एनिमल? क्या ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो सभी एनिमल्स के अंदर सेम है? तो सेम क्वेश्चन आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कि जब आपने लाइफ प्रोसेस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक किया था उसके अंदर आप लोगों ने ये क्वेश्चन पुटअप किया था कि क्या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सेम होता है सभी एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग का अलग था, एनिमल्स का अलग था, बर्ड का अलग था। इसी प्रकार जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो ह्यूमन की अलग होती है, एनिमल की अलग होती है, बर्ड की अलग होती है। सभी का अपना अपना इन्वायरमेंट होते हैं, अपनी अपनी हैबिटेट होती है, तो सभी का अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर्स होता है, वो उसका सभी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग काम करता है। तो रेस्पिरेशन सिस्टम भी सभी एनिमल्स का अलग होता है। ठीक है, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन, यानी कि सबसे पहले हम जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। चलो, नीचे टॉपिक है हमारे पास रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। चलो, यू नो दैट, आप लोग जानते हो कि वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर कंटिन्यूअसली टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ये देखो, अभी मैंने बताया था कि एक ब्रीथ की प्रोसेस होती है। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग के अंदर हम इनहेल यानी कि अंदर लेना सांस को, और एक्सेल यानी कि बाहर छोड़ना, सांस इन द सेंस एयर को। ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर छोड़ते हैं। ये प्रोसेस क्या होती है? ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, जब हम ब्रीद इन करते हैं यानी कि इनहेल करते हैं और उसके बाद इनहेल करते हैं O2 को, और ब्रीद आउट यानी कि एक्सेल करते हैं किसको?
CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस हमारी कहलाती है ब्रीदिंग की, ठीक है। हाउ इज दिस ऑक्सीजन यूज्ड इन द बॉडी? आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन डिफरेंट? लेट अस फाइंड आउट। ये जो ऑक्सीजन है इसका कैसे यूज करती है बॉडी, और ये जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन है ये दोनों अलग अलग कैसे हैं, चलो पता लगाते हैं। लगाओ। हाउ डू वी ब्रीथ? इसने पूछा कि हम सांसें मतलब हम ब्रीद कैसे करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग, यानी कि इनहेल और एक्सहेल करने की प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। इट इज ए डिफरेंट टू लाइफ विदाउट फूड फॉर ए वीक, विदाउट वाटर फॉर ए डे, और टू बट विदाउट ब्रीदिंग वी यूजली कैन नॉट सर्वाइव मोर देन फ्यू मिनट। इसने बताया कि बेटा हम बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम बिना फूड के हम एक वीक भी रह सकते हैं, ठीक है। बिना पानी के हम एक दिन 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना ब्रीदिंग के हम कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। वी यूजली कैन नॉट सर्वाइव मोर देन ए फ्यू मिनट, यानी कि हम कुछ मिनटों से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों होता है? ऑल ऑफ अस आर लाइव बिकॉज वी ब्रीद, सभी के सभी जिंदा है क्योंकि वो ब्रीद करते हैं। नॉट जस्ट ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग के अलावा भी जो अदर्स एनिमल्स होते हैं जैसे कि प्लांट हो गया, अदर्स एनिमल्स होते हैं वो सभी ब्रीद करते हैं। बट हाउ डू वी ब्रीद? लेकिन वो ब्रीद करते कैसे हैं, ये प्रोसेस तो हमें पता लगाना पड़ेगा ना। देखो, जस्ट एज फूड फॉलो स्पेसिफिक पाथ in the digestive system, our body also had a specific system for breathing and respiration. जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल का यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पाथवे होता था, यानी कि माउथ से लेके पहला हमारा माउथ था, फूड पाइप यानी कि इसोफेगर, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और लास्ट में एनस, यानी कि 1 बाय 1 एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर जैसे जैसे फूड जा रहा था वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के, बॉडी का एक स्पेसिफिक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, यानी कि वन पार्ट से दूसरे पार्ट, और ये सारे के सारे जो पार्ट थे ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं, ठीक है। इनके अंदर लीवर और पैनक्रियाज भी थे, सभी के अपने अपने अलग अलग जूस थे। जो ऑब्जॉर्प्शन का प्रोसेस था वो अलग था और रिलीजिंग का प्रोसेस अलग था, ठीक है। तो सभी का हमने डिटेल में करवाया है, आपको कोई डाउट है तो आप देख लेना एक बार वीडियो पढ़ के, ठीक है। तो इसके अंदर बोला कि उसी प्रकार से जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारी बॉडी में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम था, उसी प्रकार से रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का भी एक सिस्टम, एक स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम होता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हो, ठीक है। 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट, यानी कि पहले कहाँ से इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, फिर कहाँ जाएगी, क्या काम करेगी, ऐसे ये जो प्रोसेस होता है इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हो, ठीक है। The respiratory system consists of various part as shown in the figure। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बहुत सारे पार्ट के अंदर डिवाइड होता है जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। इन दिस सिस्टम द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉलो स्पेसिफिक पाथवे। इस सिस्टम के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एक स्पेसिफिक पाथवे में होता है। The pathway through which the air is inhaled and exhale involve various part of the respiratory system assisting in the process of breathing and respiration। कि क्या बताया इसने कि जो पाथवे होता है जिसकी सहायता से एयर हम अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, उसके अंदर बहुत सारे जो हमारे पार्ट होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है उसके अंदर, ठीक है। इसी प्रोसेस के अंदर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारा होता है, ठीक है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स बीइंग विद ए पेयर ऑफ नेजल ओपनिंग कॉल्ड नोस्ट्रिल थ्रू व्हिच वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? वो हमारा एक पेयर होता है जो जिसको हम नेजल ओपनिंग बोलते हैं, यानी कि जो हमारी नाक होती है उसकी जो नेजल ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल बोलते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर करते हैं, ठीक है। जो गैसेज होती हैं उनको इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं किसके द्वारा? नोस्ट्रिल की, यानी कि नोजल ओपनिंग की सहायता से। तो पहला पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा हो गया? नोस्ट्रिल, नेजल ओपनिंग, ठीक है। सेकंड देखो, the inhale air passes into a pair of small passages called the nasal passage। और ये जो inhale air हमने ली है वो क्या करेगी? एयर को पास कर देगी कहाँ पे? small passages called the nasal passage। इसको क्या nasal passage के पास ये इसको पास कर देगी। Have you noticed teeny hair inside your
नोस्ट्रिल। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो आपकी नेजल ओपनिंग है या नेजल पासेज जो है, नाक जो होती है उसके अंदर छोटे-छोटे टिनी हेयर्स होते हैं। दीज हेयर अलोंग विद म्यूकस, इन हेयरों के पास क्या होता है, एक चिपचिपा द्रव पदार्थ होता है जो कि क्या करता है, डस्ट को और जो भी बाहर के अनवांटेड पदार्थ जो होते हैं, अनवांटेड जो एयर हम जो सांस लेते हैं उसके साथ जो कुछ बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं या फिर डस्ट डर्ट जो भी होती है वो क्या करता है, म्यूकस उनको पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है, अंदर जाने से रोकता है। क्लियर? आगे देखो, दिस इज वाई वी शुड ब्रीद थ्रू द नोज एंड नोट थ्रू द माउथ। ऐसा इसीलिए करते हैं कि इसी वजह से हम नाक से सांस लेते हैं, ना कि मुंह से। फ्रॉम द नेजल पासिस द एयर रिचेज आवर लंग थ्रू द वाइंड पाइप, और ये जो नेजल पासिस होते हैं इसकी सहायता से जो हमारे जो एयर होती है वो कहाँ पहुंच पाती है, वो वाइंड पाइप के पास पहुंच जाती है। और ये वाइंड पाइप क्या करती है, वाइंड पाइप एयर को कहाँ पहुंचा देती है, लंग्स के पास पहुंचा देती है। द वाइंड पाइप फॉर्म टू ब्रांचेज विच एंटर्स द लंग्स। दो वाइंड पाइप होती है, उसकी दो ब्रांचेज होती हैं जो एंटर करती हैं, कहाँ करती है, लंग्स के पास करती है। ये देखो हमारा नेजल है, यहाँ से हमारे आके इसके पास दो ब्रांचेज हो गई, ऐसे डिवाइड होगी, दोनों लंग्स के पास पहुंच जाती है। क्लियर? In the lung, these branches further divided into smaller and finer branches and that end in the small balloon-like cell called alveoli. अब ये जो ब्रांच है ये क्या करेंगे बेटा, फर्दर डिवाइड हो जाएंगे टू स्मॉलर ब्रांचेस के अंदर, ठीक है। और इन ब्रांचेस के अंदर एक इनके जो एंड होता है वहां पे क्या होगा, बैलून लाइक एक सैक बनता है जिसको आप क्या बोलते हो, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या करती हैं, अंदर जाके ब्रांचेस है, जैसे कि हम टीनी टीनी छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ें निकल जाती हैं, ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस के अंदर ये फर्दर डिवाइड हो जाती है और उसके जो ऊपर टिप होती है वहां पे एक बैलून लाइक सैक प्रोजेक्ट सैक बनाती है जिसको आप क्या बोलते हो, एल्वियोलाई बोलते हो, ठीक है। आवर लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, और जो हमारी लंग्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, उनको करता है रिब केज। यानी कि देखो ये हमारा नेजल पासिस हो गया, नोस्ट्रिल, ठीक है, जिसको आप नेजल ओपनिंग बोलते हो। फिर नेजल ओपनिंग से हमारे ऑक्सीजन आएगी कहाँ पे, वाइंड पाइप के पास। वाइंड पाइप डिवाइडेड होगा दो पार्ट में, लंग्स के पास पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे ये आके देखो फर्दर डिवाइड है टू पार्ट्स के अंदर। क्लियर? अब ये जो छोटी छोटी जड़ें टाइप की दिख रही हैं, इनके ऊपर एक एक सिंगल करके देखोगे ना, तो ये एक बैलून लाइक ऐसे फुली हुई दिखाई देगी, तो उसको क्या बोलोगे, एल्वियोलाई बोलोगे, ठीक है। बैलून लाइक सैक इनके ऊपर दिखाई देगा, उसको आप बोलोगे एल्वियोलाई। फिर ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग हो जाएगा। ये बेटा रिब केज है, ये देखो ये जो बनी हुई है लंग्स के ऊपर रिब केज, ये क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती है। नीचे वाला ये क्या है, डायफ्राम हो गया। क्लियर? तो ये सारा हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। देखो साइंस सोसाइटी के अंदर आज क्या दे रखा है, साइंस सोसाइटी के अंदर है, while a lot of the dust is filtered out from the inhaled air, often small infection particles can get through the lungs। यार क्या कह रहा है, जबकि बहुत सारी जो डस्ट पार्टिकल हैं उनको फिल्टर्ड करने के बाद भी वो क्या करती हैं, वो हमारे शरीर के अंदर एयर के साथ चली जाती हैं। जो क्या करती हैं, जो स्मॉल इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं वो लंग्स के अंदर जाके और इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। जैसे कि कोविड-19 जो पेंडेमिक थी, यानी कि कोविड-19 जो बीमारी आई थी उसके अंदर एक वायरस था सारस CoV-2, ठीक है। ये क्या करता था, ये सीधा का सीधा जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता था, और जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही काम नहीं करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, पूरी बॉडी इफेक्ट होगी। पूरी बॉडी इफेक्ट इन द सेंस हमें ब्रीदिंग, हम सांस नहीं ले पाएंगे, सांस लेने में डिफिकल्टी आएगी। सबसे ज्यादा शरीर के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है बेटा। पानी के बिना रह सकते हो, खाने के बिना रह सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन के बिना आप नहीं रह सकते। और ये जब बीमारी हो जाती है, यानी कि ब्रीदिंग की जब डिफिकल्टी आती है, तो जो आपकी बॉडी है, जो आपके लंग्स है, वो प्रॉपरली काम नहीं करते, जिस वजह से आपके डेथ भी हो सकती है। आपको और भी बीमारियां, अस्थमा की बीमारी हो जाएगी और बहुत सारी जो सीरियस बीमारी हो सकती है वो आपको हो सकती है। क्लियर? आगे देखो, हाँ, अफेक्टेड द रेस्पिरेट लीडिंग टू ब्रीदिंग डिफिकल्ट एंड ऑफन काजिंग सीरियस लंग प्रॉब्लम्स, यानी कि इसने अफेक्ट किया किसको, लंग्स को, और इसने सीरियस जो बीमारी थी वो काज करती है। आगे देखो,
लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग बाय मेकिंग ए सिंपल मॉडल, यानी कि ब्रीदिंग के लिए हमें क्या करना है, एक मैकेनिज्म की सहायता से जो ब्रीदिंग का सिंपल मॉडल है वो उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हमें 2 बोतल लेनी है, बैलून लेनी है, ट्यूब पाइप लेनी है और उसको क्या करना है, बैलून को दोनों ट्यूब के सिरों से हमें जॉइंट अप कर देना है। नीचे के जो ये बैलून हमारे पास दिखाई दे रहा है ये क्या करेगा, ये डायफ्राम का काम करेगा। जैसे ही आप इसको नीचे खींचते हो तो उसमें क्या होता है और आप इसको ऊपर छोड़ दो उसमें क्या होता है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये हमारे लंग्स का काम करेंगे और डायफ्राम का काम, बैलून लंग्स का काम करेंगे और ये जो फूले हुए बैलून है ये लंग्स का काम करते हैं, रिब्स का काम करते हैं, ठीक है। जो नीचे हमने पिंक कलर का है ये इसको क्या करेगा, ये डायफ्राम का काम करेगा। देखो, टेक ए वाइड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोतल विद ए लीड, रिमूव इट बॉटम। हमें क्या करना है, 2 ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोतल लेनी है लीड के साथ वाली, ठीक है। रिमूव इट बॉटम, इनके बॉटम को हमें हटा देना है। मेक ए होल इन द लीड ऑफ द बोतल, अब हमें बोतल का जो लीड है उसके अंदर एक होल कर देना है। टेक ए वाई शेप्ड होलो ट्यूब एज शोन इन द फिगर, अब हमें देखो वाई शेप की होलो ट्यूब ली है जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, जिसके दोनों सिरों पे 2-2 बैलून बांध रखे हैं, ये वाई शेप्ड होलो ट्यूब है। फिक्स टू डिफ्लेक्टेड बैलून टू द fork end of the tube, secure them with rubber band to make them airtight। अब क्या करना है कि हमें एक फोर्क की सहायता से 2 बैलून लेने हैं और उनको इनके जो वाइट ट्यूब थी हमें इसके दोनों सिरों पे बांध देना है और रबर से एयर टाइट इसको कर देना है, ठीक है। Insert the straight end of the tube tightly through the lead from the open bases of the bottle and seal the lead with a clay to make it airtight। अब क्या करना है, जो हमने जो लीड थी जो ट्यूब के साथ उसको क्या करना है, टाइटली जो ओपन बेस था उसको सील कर देना है और एयर टाइट उसको करनी है, बनानी है, ठीक है। To the open base of the bottle attached a thin rubber sheet tightly using a large rubber band। अब जो ओपन बेस है बोतल का उसके ऊपर हमें थिन रबर शीट से टाइटली उसको लार्ज रबर बैंड से उसको बांध देना है। अब क्या करना है, देखो, पुल द रबर शीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बैलून, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब इसने क्या किया कि जो नीचे वाली जो रबर शीट थी उसको क्या कर रहा है कि फ्रॉम पुल द रबर सीट, यानी कि जो रबर सीट थी उसको पुल करो फ्रॉम द सेंटर में से ऑफ द बेस ऑफ डाउनवर्ड, नीचे की साइड, ठीक है। एंड वॉच द बैलून, अब बैलून को देखो कि उसके अंदर क्या हुआ है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशन किए। नाउ रिलीज द रबर सीट अपवर्ड एंड ऑब्जर्व द बैलून, पहले इसने डाउनवर्ड किया रबर सीट को फिर उसके बाद अपवर्ड किया और दोनों में इसने पूछा कि भाई आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया है। पहले में आपने नीचे खींची है, ठीक है, फिर आपने ऊपर दिए। तो जब आप नीचे खींचोगे तो जो आपका डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप अपवर्ड करोगे तो डायफ्राम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करता है, वो एयर आने से फैल जाता है, ठीक है। देखो, when you pull the rubber sheet downward the balloon is inflated, जब आप रबर शीट को खींचते हो नीचे की साइड तो जो बैलून होते हैं वो इन्फ्लेट हो जाते हैं। conversely when you release the rubber sheet upward the balloon deflated, जैसे ही आप रबर शीट को छोड़ते हो तो जो बैलून होते हैं डिफ्लेट हो जाते हैं। when you breathe in, जब आप सांस लेते हो your chest expand as the rib move upward, जैसे ही आप सांस लेते हो तो इसमें क्या हुआ, आपकी जो रिब्स, आपकी जो चेस्ट है वो एक्सपेंड हुई, आपकी जो रिब्स है वो बाहर की साइड मूव करेंगी, ठीक है, उभरी हुई मूव करेंगी, ठीक है। जैसे ही आप ब्रीद आउट करते हो तो रिब्स क्या करेंगी, रिलैक्स आ जाएंगी, यानी कि डाउन चली जाएंगी और जो आपका डायफ्राम है जो कि डोम शेप्ड का है, दोनों जो मसल्स के बीच में है वो क्या करेगा, इनहेलेशन के दौरान मूव कर जाएगा, ठीक है। देखो, योर चेस्ट एक्सपेंड एज द रिब मूव्स अप एंड आउटवर्ड, जो आपकी चेस्ट होती है जैसे ही आप ब्रीद इन करते हो तो जो आपकी चेस्ट होती है वो एक्सपेंड करती है, आपकी जो रिब्स होती हैं उनको बाहर की साइड, आउटवर्ड की साइड, ऊपर की साइड, ठीक है। द डायफ्राम, यानी कि जो डायफ्राम है उसकी शेप कैसी है, डोम शेप्ड होती है, जो कि मसल्स के बीच में
लंग्स के अंदर होता है। मूव्स डाउनवर्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी कि जब आप इनहेलेशन करते हो तो जो डायफ्राम होता है वो मूव करता है डाउनवर्ड पोजीशन में। दिस इंक्रीज द स्पेस इनसाइड द चेस्ट, और ये क्या करेगा, ये चेस्ट के अंदर जगह बढ़ा देता है, स्पेस बढ़ा देता है, ताकि एयर उसके अंदर एंटर कर सके लंग्स के अंदर, ठीक है। व्हेन यू ब्रीथ आउट, जब आप सांस छोड़ते हो, एक्सेल करते हो, तो जो रिब्स होती है वो मूव करती हैं इनवर्ड, मूव्स डाउन एंड इनवर्ड, यानी कि मूव रिब्स तो वो मूव करेंगी अंदर की साइड, ठीक है, और इनवर्ड, एंड डायफ्राम मूव अपवर्ड, और जो डायफ्राम है वो हमारा मूव कर जाएगा ऐसे अपवर्ड, ठीक है। रिड्यूसिंग स्पेस एंड पुशिंग एयर, रिड्यूसिंग स्पेस एंड पुशिंग एयर, एक मिनट बेटा, आउट ऑफ द लंग्स, ये जगह को कम करेगा और जो एयर है उसको लंग्स से बाहर कर देगा, ठीक है। What do the balloon in the model mentioned in 9.9, जो बैलून था उसके अंदर जो मॉडल मेंशन किया था 9.9 फिगर के अंदर, वो क्या रिप्रेजेंट करा था। उससे पहले हमारा जो डायग्राम है इनहेलेशन एक्सहेलेशन का, ये देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है बेटा, ये पहला डायग्राम है डाउनवर्ड यानी कि इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं। दूसरा है एक्सहेलेशन यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है ये क्या करेगा, ये फ्लैट हो जाता है, और ये जगह देखो, ये गैप हो गया ना, ये जगह छोड़ देता है ताकि जो एयर है वो लंग्स के अंदर इजिली आ सके। जैसे ही आपने सांस लिया तो रिब्स के बाहर के साइड मूव करेंगी, देखो इधर सारी, और आउट यानी कि जब आप एक्सेल करते हो, सांस छोड़ते हो, तो जो ये डायफ्राम है ये आपका फ्लैट हो जाता है और इसके टच हो जाता है, कोई जगह नहीं छूट पाती, और ये एक्सपेंड अंदर की साइड, बैक की साइड मूव कर जाती है, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का। इसके बाद आता है हमारे पास, व्हाट डज द रबर सीट रिप्रेजेंट इन दिस मॉडल, द बैलून रिप्रेजेंट द लंग एंड द रबर सीट रिप्रेजेंट डायफ्राम, यानी कि जो अभी हमने मॉडल बनाया था बोतल से, उसके अंदर जो रबर सीट और बैलून थे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो जो रबर सीट थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी किसको, वो रिप्रेजेंट कर रही थी हमारे डायफ्राम को। ऊपर नीचे चला जाता है ना, सीधा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है, वो रिप्रेजेंट करती है डायफ्राम को, और जो बैलून थे वो रिप्रेजेंट कर देते थे हमारे लंग्स को, ठीक है। आज हमारे पास साइंस सोसाइटी के अंदर क्या है, देखो साइंस सोसाइटी के अंदर ब्रीदिंग प्रैक्टिस फॉर ए हेल्दी लाइफ, यानी कि ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिस है वो हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी होती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैव बीन प्रैक्टिस्ड अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड फॉर सेंचुरी, जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है वो बहुत अलग अलग कल्चर्स के अंदर सेंचुरी से करती हुई की हुई जा रही है। इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर भी सभी देशों में ब्रीदिंग की प्रैक्टिस लगभग सब करते हैं, ठीक है। प्राणायाम इज ए वेल नोन फॉर इम्प्रूविंग रेस्पिरेटरी हेल्थ, माइंड रिलैक्सेशन एंड कंसंट्रेशन। जो प्राणायाम की प्रोसेस होती है उसको आप क्या बोलते हो, उससे क्या होता है, रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो हेल्दी होती है, माइंड रिलैक्सेशन होता है, और कॉन्ट्रैक्शंस की जो प्रोसेस यानी कि कंसंट्रेशन जो हमारी बनती है वो हमारी ज्यादा बनती है, ठीक है। In Ladakh, people practice Tomok breathing, a technique that improving lung functions and help keep the body warm even in cold weathers। यानी कि लद्दाख के अंदर एक एक्सरसाइज है जिसको आप बोलते हो टूमो, ठीक है। जो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस है इसके अंदर लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ये इस एक्सरसाइज की वजह से क्या करते हैं लोग, लंबे समय तक सांस को होल्ड कर सकते हैं, और ये इससे क्या होगा, उनके जो लंग्स हैं वो अच्छी तरह से काम करते हैं, ठीक है। और उनके अंदर जो इस टेक्निक से क्या होगा, इस टेक्निक से उनको सर्दी में भी हेल्प होती है, ठीक है। इवन उनकी बॉडी को गर्माहट महसूस होती है। सिमिलरली डीप ब्रीदिंग टेक्निक आर यूज्ड टू प्रमोट वेल बीइंग। इसी प्रकार से जो डीप ब्रीदिंग टेक्निक होती है वो भी प्रमोट की जा रही है, ठीक है। सम ट्रेडिशंस कंबाइन डीप ब्रीदिंग विद चैंटिंग यूजिंग रिदमिक ब्रीथ कंट्रोल टू एनहांस रिलैक्सेशन एंड मेंटल क्लियरिटी, यानी कि कुछ जो ट्रेडिशंस होते हैं जिनके अंदर कंबाइन डीप ब्रीदिंग के अंदर क्या किया जाता है, चैंटिंग की जाती है, जिसके अंदर लोग जो ये
रियाज वगैरह करते हैं सिंगिंग के अंदर, रिदमिक के अंदर, उसके अंदर जो सांस होती है ब्रीदिंग का कंट्रोल करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, जिससे क्या होगा मेंटल क्लियरिटी आती है। ठीक है, अब हमारे पास आता है प्रोसेस व्हाट डू वी ब्रीद आउट, यानी कि ब्रीद आउट करने पे क्या होता है। तो इसके लिए भी हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। पहले हमने की थी ब्रीद इन की, अब हम करें ब्रीद आउट की। तो इसके लिए हमें क्या लेना है, देखो let us explore to be demonstrated by the teachers. Take an equal amount of freshly prepared lime water into test tube A and B as given in the figure. अब हमें दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर लाइम वाटर लेना है टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। In test tube A, pass the air using a syringe पिचकारी. This is the same air that you inhale. यानी कि टेस्ट ट्यूब ए है, उसके अंदर क्या करना है, हमें एयर पास करवानी है, या तो सिरिंज की सहायता से या पिचकारी की सहायता से। दैट इज द सेम एयर दैट यू इनहेल, वो एयर जो आप अंदर ले रहे हो। ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब बी रिपीटेडली ब्लो एयर थ्रू योर माउथ इनटू द लाइम वाटर यूजिंग ए स्ट्रॉ। यानी कि टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आपको क्या करना है, आपके माउथ से एयर देनी है। ठीक है, अब देखो देखो डायग्राम ए के अंदर आपने पिचकारी से स्ट्रो के अंदर एयर डाली है, बी के अंदर अपने माउथ से डाली है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द लाइम वाटर, क्या आप जो लाइम वाटर था उसके अंदर कुछ चेंजमेंट हुआ है, तो चेंजमेंट होगा। द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी टर्न मिल्की और क्लाउडी। जो लाइम वाटर है टेस्ट ट्यूब बी का, वो कैसा हो जाएगा, वो मिल्की हो जाएगा और क्लाउडी हो जाएगा। बट द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए डज नॉट, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब ए का जो लाइम वाटर था वो चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने जब अपने मुंह से उसके अंदर एयर डाली है, वो कौन सी एयर गई है, उसके अंदर बताता है कि आपने जो एक्सेल की है एयर, उसके अंदर CO2 की जो मात्रा है वो ज्यादा है। ठीक है, इसी वजह से जब लाइम वाटर के साथ CO2 मिक्स होती है तो उसका कलर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, चेंज होता है। ठीक है, आगे देखो व्हाट डज दिस इंडिकेट, क्या इंडिकेशन देता है, लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो लाइम वाटर होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैसा हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है। देयरफॉर दिस इंडिकेट दैट द एक्सेल एयर कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द एयर वी इनहेल। इसी इसे पता चलता है कि जो ये शो करता है कि जो एक्सेल एयर हम करते हैं उसके अंदर मोर कार्बन डाइऑक्साइड होती है एज कंपेयर टू इनहेल एयर वी देन द एयर इनहेल। ओके, हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसने बोला है कि जो गैसें होती हैं वो कैसे एक्सचेंज होती है और कैसे उसके बाद क्या होता है। इस प्रोसेस के अंदर हम दो चीजों का प्रयोग करते हैं, पहला एल्वियोलाई, दूसरा ब्लड वेसल्स। तो इसके अंदर क्या होगा, जो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, जो ये ब्रीदिंग की प्रोसेस से क्या होगा, जो फ्रेश एयर होगी वो आउटसाइड एंटर द लंग एंड फिल द एल्वियोलाई। अब क्या करेगी, जो ब्रीदिंग की प्रोसेस से हमने एयर ली है वो क्या करेगी, लंग्स के अंदर जाएगी और उसके बाद फिल द एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई में अच्छी तरह से भर जाएगी। द एल्वियोलाई हैव थिन वॉल सराउंडेड बाय फाइन ट्यूब कंटेनिंग ब्लड। जो एल्वियोलाई होती है उसके पास एक थिन वॉल होती है, जो उसके चारों तरफ क्या होते हैं, ट्यूब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द एल्वियोलाई। जो ब्लड होता है वो क्या करता है, वो कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई से। ठीक है, वेयर इट इज रिलीज्ड इनटू द एयर, और फिर क्या करेगा, उसको एयर के अंदर रिलीज कर देता है। एट द सेम टाइम इसी प्रकार से जो ऑक्सीजन होती है एल्वियोलाई के अंदर पासिस होती है इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और वो क्या करेगी, इसी प्रकार से सेम प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो एल्वियोलाई से और ब्लड ले लेता है, और लेके उसको क्या करेगा, जितने भी बॉडी पार्ट होते हैं उनमें सप्लाई कर देता है। देखो डायग्राम में, ये एल्वियोलाई का डायग्राम है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, एल्वियोलस ये बीच वाला हो गया, इसके अंदर रेड कलर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों दिखा रखे हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द फूड यू ईट गिव यू एनर्जी, आप लोग
ये जान के आश्चर्यचकित होगे कि कैसे आपको जो फूड है वो एनर्जी देता है। द की इज नॉट ओनली द फूड, यानी कि जो भोजन है वो ही हमारे शरीर के लिए चाबी नहीं है, बल्कि बट आल्सो द ऑक्सीजन वी ब्रीथ, लेकिन जो हमारे शरीर की चाबी है वो क्या है, ऑक्सीजन है। व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं, आवर बॉडी ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस लाइक शुगर, जो हमारे शरीर है वो उसको तोड़ता है किसके अंदर, सिंपल सब्सटेंस के अंदर, जैसे कि शुगर। ऑक्सीजन हेल्प ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, और जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है ग्लूकोज को तोड़ने में और एनर्जी को रिलीज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, रेस्पिरेशन बोलते हो। द वर्ड इक्वेशंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एज एज फॉलो, यानी कि जो वर्ड के अंदर जब आप इक्वेशन लिखते हो वो कैसी है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलती हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की फॉर्म में। देखो, ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के दौरान वी इनहेल एयर फ्रॉम आवर सराउंडिंग एंड एक्सहेल एयर हैविंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द इनहेल्ड एयर, यानी कि ब्रीदिंग के दौरान जब हम इनहेल करते हैं एयर में से, अपने हमारे सराउंडिंग की, हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट में से air from our surrounding and exhale air having more carbon dioxide than the inhaled air, यानी कि इसने बोला कि जब हम ब्रीद करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में से जो हम एयर को लेते हैं उसमें एक्सेल एयर ज्यादा होती है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनहेल एयर जो ऑक्सीजन की, ठीक है। नोट दैट नॉट ऑल दी ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, यानी कि इसमें जरूरी नहीं है कि जो ऑक्सीजन हमने ली है वो सारी की सारी ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए यूज हो जाए, ठीक है। सम अदर एनिमल्स कैन यूज ए लार्ज फ्रैक्शंस ऑफ द ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दूसरे जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन का एक बड़ी मात्रा के अंदर रेस्पिरेशन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंश्योर दैट ईच सेगमेंट ऑफ आवर बॉडी गेट ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये इंश्योर करता है कि जो प्रत्येक बॉडी का सेगमेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाएगी और वो क्या करेगा, वो एनर्जी प्रोड्यूस्ड करेगा और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में उसको बाहर निकाल देगा। इन सिंपल वर्ड, यानी कि सिंपल शब्दों में आप बोल सकते हो कि जो ब्रीदिंग होती है उसके अंदर ऑक्सीजन को इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, ठीक है। वाइल जबकि रेस्पिरेशन के अंदर क्या करते हैं, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करती है फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर और वो एनर्जी रिलीज करती है, और ये एनर्जी क्या करती है, ये हमें हेल्प करती है चलने में, फिरने में, दौड़ने में, सोचने में, ठीक है। यही है इसका मतलब। ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस व्हाइल रेस्पिरेशन इज ए केमिकल, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है वो फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस है। दैट अकर इनसाइड द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है। बोथ द प्रोसेस आर एसेंशियल्स फॉर आवर सर्वाइवल, दोनों ही प्रोसेस हमारे शरीर के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ठीक है। आगे देखो, our body has a unique system for the transport of nutrient, oxygen and other substance, जो हमारी बॉडी होती है वो यूनिक सिस्टम होता है उसके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का और दूसरे सब्सटेंस होते हैं उनका। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम, और इस सिस्टम्स को आप क्या बोलते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए। द हार्ट पंप ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल, जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स की सहायता से। ensuring the transport of nutrient, oxygens and other substance to all part of the body while waste product are carried away, ये क्या करेगा, जो जरूरी चीजें होती हैं उनको बॉडी के तक पहुंचा देता है, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, और दूसरे जो सब्सटेंस होते हैं उनको बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचा देता है, ठीक है। और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको कैरिड अवे कर देता है। क्लियर। आगे देखो, साइंस सोसाइटी के अंदर क्या है, आज हमारे पास साइंस सोसाइटी के अंदर क्या है, स्मोकिंग इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द हेल्थ, यानी कि जो स्मोकिंग करते हैं लोग वो शरीर के लिए, हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होती है। इट डैमेज द लंग एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस डिजीजेज, ये क्या करेगी, ये लंग्स को डैमेज कर देती है और बीमारियों को
सीरियस जो बीमारियां होती हैं उनको बढ़ाने का जो चांस होता है वो ज्यादा कर देती हैं, इंक्लूडिंग लंग कैंसर्स एंड अदर रेस्पिरेटरी इलनेस, जिनके अंदर लंग कैंसर भी है और दूसरी जो रेस्पिरेटरी बीमारी होती है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, एलर्जी हो जाती है या फिर और जो बीमारी होती है वो क्रिएट कर देती है। इट लीड टू परसिस्टेंट कफिंग एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, ये क्या करती है, कफ की प्रोसेस को और जो अदर इन्फेक्शन होते हैं उनको बढ़ा देती है। In addition to harming the smoker, smoking release toxic chemical into the air, putting other at risk. यानी कि जो स्मोकर होते हैं वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो जो स्मोक करते हैं तो जो उनकी धुआं होती है, जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो एयर के अंदर घुल जाते हैं और वो हम भी, दूसरे लोग भी उसको ग्रहण करते हैं, तो दूसरों के लिए भी रिस्क हो जाता है। When non-smoker inhale the polluted air, they experience passive smoking, while can especially be danger for children, pregnant women and एल्डरली। जबकि जो नॉन स्मोकर रहते हैं वो उस एयर में सांस लेंगे तो उनको क्या हो जाएगा, जिसमें चिल्ड्रन आते हैं, बच्चे आ जाते हैं, एल्डरली बूढ़े बड़े आ जाते हैं, उनको भी ये सारी डेंजरस बीमारियां होने का खतरा रहता है। ड्यू टू दीज रिस्क अवॉइडिंग स्मोकिंग हेल्प प्रोटेक्ट बोथ पर्सनल हेल्थ एंड एज वेल बीइंग ऑफ दोज अराउंड अस, यानी कि स्मोकिंग से बच के हम खुद को और दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। आगे टॉपिक है हमारे पास, डू अदर एनिमल ब्रीथ द सेम वे एज ह्यूमन डू, क्या जो दूसरे एनिमल्स हैं वो सेम ब्रीदिंग करते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग करता है। ठीक है, देखो, यू हैव लर्न दैट डिफरेंट एनिमल्स लाइव इन डिफरेंट हैबिटेट, आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग हैबिटेट के अंदर रहते हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड बर्ड फ्लाई एंड फिश स्विमिंग, आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं और जो फिशेज होते हैं वो स्विम करते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ, वो सांस कैसे लेते हैं। एनिमल सच एज बर्ड, एलिफेंट, लायन, काउ, गोट, लिजर्ड एंड स्नेक्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर कौन, एनिमल्स जैसे कि बर्ड, एलिफेंट, लायन, क्रो, सॉरी काउ, गोट, लिजर्ड एंड स्नेक्स, ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा, ये लंग्स के हैं। यानी कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई उन एनिमल्स के नाम बताओ जो लंग्स से सांस लेते हैं, तो उसके अंदर आपको ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन इनमें से दे देगा, बाकी तीन अलग, तो आपको बताना है कि कौन से लंग्स से सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल है, कौन से हैं, लंग्स से सांस लेने वाले, यानी कि एलिफेंट, लायन, काउ, गोट, लिजर्ड और स्नेक ब्रीद करते हैं लंग्स से। इसी प्रकार से दीज एनिमल्स हैव लंग, the structures of their lungs are quite different. Most aquatic animal like fishes have specialized structures known as the gills, यानी कि और अदर एनिमल्स जो होते हैं वो लंग्स के साथ साथ दूसरे जो डिफरेंट, उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर फिश होता है, उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होता है जिनको आप बोलते हो गिल्स। तो फिर जो सांस लेती है वो कैसे लेती है, गिल्स की सहायता से लेती हैं। दीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, the exchange of oxygen and carbon dioxide between the blood and the gases dissolved in water take place across the gills। क्या हो गया, जो एक्सचेंज हुई है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड के अंदर, और गैसेस जो डिजोल्व हुई है वाटर के अंदर, वो कैसे हुई है, गिल्स की सहायता से हुई है। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग लाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि फ्रॉग हो गया, वो क्या करता है, बाहर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है। तो जो बाहर रहता है उसका जो सांस लेने का तरीका है वो गिल्स होते हैं, जो कि दूसरे जो होते हैं वो लंग्स का यूज करते हैं। दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट ऑफ ब्रीदिंग एट वेरियस स्टेज ऑफ डिफरेंट ऑफ देयर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, जो टेडपोल होता है वो ब्रीद करता है गिल्स की सहायता से, जबकि जो अडल्ट फ्रॉग होता है वो यूज करता है लंग्स को एंड स्किन को फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज व्हेन दे स्टे इन द वाटर, जो पानी में रहता है तो वो अपनी स्किन का यूज करता है। ठीक है, दिस अडेप्टेशन हेल्प देम सर्वाइव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, और ये जो अडेप्टेशन होती है ये उसको हेल्प करती है जिंदा रहने के लिए, जमीन पे भी और पानी में भी। ठीक है, अर्थवॉर्म्स यूज देयर मॉइस्ट स्किन फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो यूज करते हैं अपनी मॉइस्ट जो स्किन होती है उसको एक्सचेंज करने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड।
Thus, different animals have different breathing mechanisms to suit their unique habitat apart from the digestive system. इसी प्रकार से जो अलग-अलग एनिमल्स होते हैं उनके अलग-अलग मैकेनिज्म्स होते हैं, जिंदा रहने के लिए अलग-अलग जगह होती है उनको सांस लेने के लिए, ठीक है। Apart from digestive system, the respiratory system and circulatory system, there are other systems which work in coordinately with each other in the body and perform different functions to sustain life. You will study about them in higher grade. क्या बताया कि अपार्ट फ्रॉम बॉडी यानी कि बॉडी के अंदर जो अलग अलग सिस्टम होते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, ये क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, इनका अलग अलग काम करते हैं, बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे की बॉडी को अलग अलग फंक्शन करते हैं जिंदा रहने के लिए। और ये सारी चीजें का यानी कि एक एक पार्ट जब हम इनका डिस्कस करते हैं तो वो करेंगे हम हायर क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, हमारे चैप्टर में इतना ही था और आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर।